श्रीधर एक नारियल पानी वाला था। वो गली गली घूमकर नारियल पानी फरोख्त किया करता था। नारियल पानी, नारियल पानी। नारियल पानी फरोख्त करके उसे जो मुनाफा होता उसे वो 2 हिस्सों में बांट देता। घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी बीवी के हाथों में रख दिया करता था। ये घर खर्च के लिए और ये कार्तिक के कॉलेज के लिए। अच्छी बात है, मैं ये कॉलेज के पैसे अलग रख देती हूँ। ठीक है। और मीना ने वो पैसे गुल्लक में डाल दिए। अच्छा, अब आपका बुखार कैसा है? कल रात को आपका जिस्म जल रहा था। बुखार गायब हो गया। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। अगले माह शिवा का कॉलेज में दाखिला होगा। उससे कब्ल मुझे और पैसे जमा करने हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तुम भी ना मीना, अब मेरी उम्र हो गई है, तबीयत नरम गरम तो होती ही रहेगी। हाँ वो तो है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इंसान को अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना चाहिए। तुम हो ना मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तभी कार्तिक घर लौटा। आ गया बेटा, कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा था अब्बा, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, हंसते खेलते पढ़ाते हैं। आज बहुत मजा आया पढ़ाई करने में। ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करो और एक रोज बहुत बड़े इंसान बनो। बेशक अब्बा। अब ऐसे भी आप उसकी तालीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी तरक्की तो तयशुदा है। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की अता फरमाए। मीना और श्रीधर अपने बेटे शिवा को दुआएं दे रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उसका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन हो। लेकिन उन्हें कहाँ इल्म था कि उनकी खुशहाल जिंदगी में तकलीफों का आगाज हो चुका है। रात को सोते वक्त श्रीधर एकाएक जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी से मीना और शिवा भी उठ गए। श्रीधर इतना खांस रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अम्मी, हमें अब्बा को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ। शिवा ऑटो ले आया और मीना और शिवा श्रीधर को ऑटो से अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने श्रीधर की जांच की, श्रीधर को एक इंजेक्शन दिया और वो आराम से सो गया। क्या हुआ है अब्बा को? अभी कुछ नहीं कह सकते, मैंने कुछ जांच लिखे हैं। कल सुबह ये सब करवाने के बाद ही बता सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। ठीक है। शिवा और मीना इस बात से खुश थे कि श्रीधर फिलहाल ठीक था। उसकी खांसी रुक चुकी थी और वो आराम से सो रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ने श्रीधर की कुछ जांच की, उसके गले की कुछ जांच की और फिर डॉक्टर ने शिवा और मीना को अपने कैबिन में बुलाया। आपके शौहर को थ्रोट कैंसर है। लेकिन कैसे? वो तो पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते। कैसे, इसका इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन ये तय है कि उन्हें गले का कैंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? जल्द से जल्द उनकी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए और कुछ रोज के लिए अगर वो घर पर आराम फरमाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या अब हम अब्बा को घर ले जा सकते हैं? हाँ, हमारी सारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है। शिवा और मीना श्रीधर को घर ले आए। श्रीधर ये सोच सोच कर परेशान था कि उसके दवाइयों का खर्च कहाँ से निकलेगा। अब्बा, कुछ रोज के लिए मैं नारियल पानी फरोख्त करता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? आप फिक्र मत कीजिए अब्बा, मैं पढ़ाई और ठेला दोनों संभाल लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है। अगले रोज शिवा सड़क पर नारियल पानी की हाथ गाड़ी लेकर निकला। नारियल पानी, नारियल पानी। कुछ लोग शिवा से नारियल पानी खरीदने लगे। शिवा नारियल पानी का ठेला लेकर 5 सितारा होटल के बाहर पहुंचा। नारियल पानी, नारियल पानी। होटल का एक वेटर वहां था। भाई, 10 मलाई वाले नारियल दे दो, किसी को भी खोलना मत। ठीक है। शिवा ने उस वेटर को 10 मलाई वाले नारियल दे दिए और पैसे ले लिए।
शिवा खुश था कि एक साथ 10 नारियल बिक गए। अगले रोज भी शिवा नारियल फरोख्त करते करते 5 सितारा होटल के बाहर गया और उसके आवाज लगाते ही वेटर आ गया। आज 20 मलाई वाले नारियल चाहिए। अच्छी बात है। शिवा ने एक बोरी में 20 मलाई वाले नारियल भर के दे दिए और अपने पैसे ले लिए। ये सिलसिला कई और रोज तक चलता रहा। फिर एक दिन शिवा ने वेटर को पूछा, भाई, इन मलाई वाले नारियलों का तुम करते क्या हो? कोकोनट शेक बनाकर फरोख्त करता हूँ। हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत मांग है कोकोनट शेक की। अच्छी बात है। शाम के वक्त शिवा घर लौटा और अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त के पास मोबाइल फोन था। अरे यार, मेरी एक मदद करोगे क्या? बोलना यार, ये कोकोनट शेक क्या होता है? ये सर्च करके बताना जरा। ठीक है। उसके दोस्त ने कोकोनट शेक का एक वीडियो प्ले किया। शिवा ने वो वीडियो देखा। उसे समझ में आ गया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। फिर शिवा ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गया। अब्बा, मैं नारियल के बदले नारियल का शेक बनाकर फरोख्त करना चाहता हूँ। क्या मतलब? शिवा ने श्रीधर को बताया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। अब्बा, ये बेहद आसान है, लेकिन काफी अच्छी कीमत में फरोख्त होता है। हमें एक नारियल के 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक कोकोनट शेक का 100 रुपया मिलेगा। क्या तुम ये फरोख्त कर पाओगे? कोशिश तो कर सकता हूँ ना? ठीक है, मैं सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम में कोकोनट शेक फरोख्त करूंगा। इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ रोज बाद श्रीधर की तबीयत बेहतर हो गई। वो नारियल पानी फरोख्त करने लगा और शिवा कॉलेज चला गया। शाम को कॉलेज से लौटकर शिवा ने अपना कोकोनट शेक का कारोबार लगाया। ये तुम क्या फरोख्त कर रहे हो? कोकोनट शेक। वो क्या होता है? मलाई वाले नारियल का शेक, सेहतमंद और जायकेदार। ठीक है, एक दे दो। शिवा ने उस शख्स को एक नारियल का शेक बना कर दिया। अच्छा है। उस आदमी के बाद बस एक ही कस्टमर शिवा के ठेले पर आया। इतने घंटे में सिर्फ 2 कोकोनट शेक फरोख्त हुए। मुझे कुछ और करना चाहिए। शिवा मायूस होकर घर लौटा। वो सोच रहा था कि वो और क्या कर सकता है। अब्बा, कुछ तो और करना होगा, लेकिन क्या, जिससे लोग मुतवज्जा हो जाएं। तुमने नींबू पानी वाले को देखा है? ग्लास को जोर जोर से हिलाते और उड़ाते हैं और करतब करते हैं ताकि लोगों का तवज्जो उन पर जाए। हाँ, तुम भी ऐसे ही कोशिश कर सकते हो। और फिर शिवा सोचने लगा कि वो अपने कोकोनट शेक के साथ क्या कर सकता है और आखिरकार उसे तरकीब मिल ही गई। अगली शाम को जब शिवा अपने कोकोनट शेक का ठेला खोला तो उसने लोगों को मुतवज्जा करने के लिए नारियल को उड़ाया और फिर मलाई से नारियल शेक निकालकर उसमें दूर से क्रीम डालने लगा। क्रीम की एक धारा बनने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। मुझे कोकोनट शेक, मुझे भी दो। और उसके करतब को देखने के लिए लोग उससे कोकोनट शेक खरीदने लगे। 2 घंटे में ही शिवा के सारे नारियल फरोख्त हो गए और उसने अच्छी खासी आमदनी कर ली। वो खुशी खुशी घर लौटा और उसने ये खुशखबरी अपने वालिदैन को बताई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आपका इलाज भी अच्छे से होगा अब्बा। ऊपर वाला तुझे कामयाबी अता फरमाए। जल्द ही शिवा मशहूर हो गया। शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक को पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब शिवा के खानदान को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। श्रीधर का अच्छे से इलाज हो रहा था। घर में सारी जरूरियात मौजूद थी और शिवा कॉलेज भी जा रहा था। और ये सब शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक की वजह से। एक छोटी सी तरकीब ने शिवा के खानदान की जिंदगी बदल दी। एक गांव में 2 बच्चे थे, राघव और अमर।
एक हादसे में उनके वालिदैन की मौत हो जाती है। दोनों भाई बहुत रोते हैं। भाईजान, अब हम क्या करेंगे? हम अब कैसे जिएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगली सुबह अमर बोलता है, भाईजान भूख लगी है। रुको, मैं कुछ लाता हूँ। नहीं भाईजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर के पास एक दुकान पर जाते हैं और राघव दुकानदार से बोलता है, मुझे थोड़े अनाज उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में उधार चुका दूंगा। दुकानदार दोनों को भगा देता है। वो निराश होकर गांव के एक जंगल की जानिब चल देते हैं। गर्मी की वजह से दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। दोनों जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक तालाब के पास पड़ती है, जहां एक साधु बेहोश पड़े थे। लगता है बाबा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। राघव तालाब से पानी लाकर साधु पर छिड़कता है। थोड़ी देर में बाबा होश में आ जाते हैं। राघव उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहते हैं, तुम दोनों ने मुझको पानी पिलाया, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई को खाना दे दो, ये बहुत भूखा है। राघव की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और राघव को एक चप्पल देते हुए कहते हैं, ये मामूली चप्पल नहीं है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। फिर साधु बाबा अमर को एक टोपी देते हैं और कहते हैं, ये लो, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, कभी मेरी जरूरत पड़े तो सच्चे मन से याद करना। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों उस जादुई टोपी और चप्पल से सब मांगते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। एक रोज अमर राघव से कहता है, भाईजान, मुझे सब मिल गया, लेकिन मैं एक बार शाही महल देखना चाहता हूँ और एक शहजादे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। राघव छोटे भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे लेकर अशोकापुर नाम के एक सूबे में जाता है। राघव कहता है, ऐ जादुई चप्पल, हम दोनों भाइयों को शाही कपड़े और जेवरात दो। जादुई चप्पल के जादू से दोनों भाइयों के पास शहजादों की मानिंद कपड़े और जेवरात आ जाते हैं। भाईजान, हम दोनों तो बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं, चलो महल में चलते हैं। लेकिन गलती से भी तुम किसी को ये मत बताना कि हमारे पास जादुई टोपी और चप्पल है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब जल्दी चलो। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ के बादशाह दोनों का इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं, आप दोनों कौन से सूबे के शहजादे हैं? हम उदयपुर के शहजादे हैं। शिकार पर निकले थे और जंगल में भटक गए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम दोनों यहाँ पर चले आए। बहुत अच्छा किया शहजादे, आप आराम फरमाएं, मैं आपके खाने का इंतजाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। बादशाह का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। वो निहायत चालाक होता है और बादशाह से बहुत हसद रखता है, लेकिन बादशाह उसे बेहद प्यार करते हैं। महेंद्र बादशाह को मारना चाहता था। रात को दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। भाईजान, यहाँ के बादशाह कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने प्यार से हमारा इस्तकबाल किया। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। हाँ भाईजान, मैं बेहद खुश हूँ। आज मेरी जादुई टोपी शाही दरबार में गिर गई थी, पर किसी ने इस टोपी को मामूली समझकर उठाया है नहीं। भाईजान, आपने अपनी जादुई चप्पल संभाल कर रखी है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस जादुई टोपी और चप्पल के बारे में जिक्र मत करना। ये लो मेरी जादुई चप्पल, इसे अपने पास रखो, मुझे कल सुबह बादशाह के साथ कहीं जाना है। ये बात बादशाह का चचेरा भाई सुन लेता है। सुबह होती है और महेंद्र देखता है कि राघव राजा के साथ महल से बाहर जा रहा है। ये देखकर महेंद्र अमर के पास जाता है और कहता है, अरे अमर, मुझे तुम्हारे भाई ने तुमसे वो जादुई टोपी और चप्पल लाने को कहा है। हम तीनों महल के बाहर किसी काम से गए हैं और बादशाह वहाँ मुसीबत में फंस गए हैं। इन्हें इस जादुई चप्पल और टोपी के मुतालिक कैसे इल्म? लगता है भाईजान ने ही इन्हें बादशाह को मुसीबत से बचाने के लिए बताया है। अमर ने बिना कुछ सोचे समझे
दोनों चीजें महेंद्र को दे दी। थोड़ी देर बाद राघव अमर के पास आता है और कहता है, अमर, मेरी जादुई चप्पल देना। भाईजान, आपने तो महेंद्र जी को भेजकर मंगवा ली थी ना। ये सुनकर राघव सब समझ जाता है कि महेंद्र ने चालाकी से अमर से दोनों जादुई चीजें ले ली। राघव ये बात बादशाह को भी बता सकता था। दोनों भाई वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। भाईजान, ये सब मेरी गलती से हुआ है। नहीं अमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों भाई उसी शहर में भटकते रहते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर राघव उस साधु बाबा को याद करता है। तभी पेड़ से एक आम गिरता है। अमर उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना वक्त गवाए उसे खा लेता है। और तभी अमर के दोनों कान हाथी के कानों के मानिंद बड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये देखकर राघव फिर से उस साधु बाबा को याद करता है और तभी उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है और राघव उसे उठाकर अमर के कान पर रख देता है और अमर के दोनों कान ठीक हो जाते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये आपका ही करिश्मा है। ये देखकर अमर एक मंसूबा बनाता है और महेंद्र पर नजर रखने लगता है। अमर को इल्म था कि महेंद्र शिकार के लिए जंगल में जाता है। एक रोज महेंद्र अपने घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों होलिया बदलकर जंगल पहुंच जाते हैं। महेंद्र को बहुत प्यास लग रही थी। तभी महेंद्र को एक आवाज सुनाई देती है, शरबत ले लो, ताजे आम का शरबत ले लो। आवाज सुनकर महेंद्र शरबत पीने के लिए जाता है और कहता है, अरे शरबत वाले, चल शरबत पिला। जी हुजूर, अभी पिलाता हूँ। शरबत पीने के बाद महेंद्र के कान हाथी की कान के मानिंद हो जाते हैं और महेंद्र उस शरबत वाले को कहता है, ऐ शरबत वाले, तूने मुझे ये कौन सा शरबत पिलाया है, जल्दी बता। हुजूर आली, मैंने तो आम का ही शरबत दिया था, मुझे इल्म नहीं ये कैसे हुआ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके महल ले चलो। सैनिक अमर को पकड़कर महल ले जाते हैं। वहाँ बादशाह अपने भाई के इतने बड़े कान देखकर महेंद्र से सारी बातें पूछते हैं। महेंद्र सब बताता है और राजा अमर को जेल में डाल देते हैं और सूबे में मुनादी करवा देते हैं कि जो उनके भाई को ठीक करेगा राजा उसे अपनी आधी जायदाद दे देंगे। दूर दूर से हकीम आते हैं पर कोई महेंद्र को ठीक नहीं कर पाता। तब राघव होलिया बदल कर आता है और कहता है, क्या आपने कभी किसी का कोई सामान चुराया है? क्योंकि सामान चुराने से ही जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह बड़ा हो जाता है। महेंद्र सब बता देता है। राघव उस पत्ते को महेंद्र के कान पर लगाता है और महेंद्र के कान ठीक हो जाते हैं। फिर राघव अपने असली हुलिये में आकर बादशाह को सारी बात बताता है। बादशाह ये सुनकर अमर को जेल से निकलवा देते हैं। मुझे माफ कर दो, ये लो अपना सामान जो मैंने चुराया था। भाईजान, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तीनों उसे माफ कर देते हैं। बादशाह अपने वायदे के मुताबिक राघव और अमर को अपना आधा सूबा दे देते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी उस सूबे में रहने लगते हैं। एक शहर में प्लेटफॉर्म के किनारे माणिक भीख मांग रहा था। वो आने जाने वाले से हाथ जोड़कर भीख मांगता था। कोई उसे कुछ पैसे देता तो कोई डांट कर भगा देता। एक दिन वहाँ से रवि गुजर रहा था। उसने रवि से भीख मांगी। रवि का एक छोटा सा सोशल मीडिया अकाउंट था जिसमें उसके कुछ हजार फॉलोअर्स थे। अरे भाईजान, भाईजान, कुछ खाने को दे दीजिए। जाओ जाओ, अपना काम करो। भाईजान, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। अच्छा, तुम्हें खाने को चाहिए? अगर आज मैं आपको खाने के लिए कुछ पैसे दे दूंगा तो कल आप फिर किसी से भीख मांगेंगे। इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूँ भाईजान? मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाईजान, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास गन्ने की मशीन है, तुम मेरे साथ गन्ने का रस बेच सकते हो। हाँ भाईजान, ये काम तो अच्छा है, मैं आपके साथ काम करने के लिए राजी हूँ। ठीक है, आज तुम जगह का इंतजाम करो,
मैं कल गन्ने की मशीन और गन्ना लेकर आऊंगा। कल से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। मानिक को ये तरकीब पसंद आई। रवि चला गया। तब तक मानिक ने पीछे सारी तैयारियां कर ली। रवि ने एक छोटा वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पर डाल भी दिया, जिसकी लोगों ने तारीफ की और हिमायत करने का यकीन दिलाया। अगले रोज रवि ने गन्ने की मशीन और गन्ने लाकर रख दिए। मानिक ने भी सारा काम कर दिया। रवि की वजह से वहां पहले रोज से ही काफी ग्राहक आने शुरू हो गए और उनका काम अच्छा चलने लगा। बेकारी नजर आने वाला मानिक अब नए और अच्छे कपड़ों में बैठकर गन्ने का रस बेचने लगा। रवि की सोशल मीडिया फॉलोअर्स की वजह से वहां एक लंबी कतार लगती थी और सभी बेहद खुश होकर गन्ने का रस पीते और फिर रवि के साथ फोटो खींचकर अपलोड कर देते। मानिक, मुझे लगता है कि अब एक मशीन से काम नहीं चलेगा। हाँ भाईजान, भीड़ ही इतनी आ रही है कि सबको इंतजार कराना पड़ता है। हमें ये काम बढ़ाना होगा। हाँ, मैं कुछ और मशीनें बढ़वा देता हूँ। साथ ही काम के लिए कुछ लड़के भी रख लेना। हाँ ठीक है भाईजान, हम रख लेंगे। रवि ने नई मशीन मंगवाई और बैठने के लिए बेहतर इंतजामात किए। साथ ही काम करने के लिए 2 लड़के भी रख दिए। मैंने ये काम करवा दिया है। मैं कुछ रोज के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम सारा काम अच्छे से संभाल लेना। यकीनन, फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जानते हो मानिक कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? भाईजान, आप तो नेक दिल हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई नेक दिल वेक नहीं। भाईजान, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? पहले भी मैं गन्ने का रस बेचता था, लेकिन मेरे हाथ में फोन आया और मैंने उसका सही इस्तेमाल किया, जिसके बाद मैं इतना मशहूर हो गया। फिर गन्ने का रस, हाँ, जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तो गन्ने का रस बेचने का वक्त ही नहीं मिलता था और मैंने ये बंद कर दिया। लेकिन अब मैं इसे चला नहीं पा रहा था। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरा ये काम भी चल जाएगा। हाँ भाईजान, मैं इसे अच्छे से चलाऊंगा, पूरी ईमानदारी से चलाऊंगा। आपकी शोहरत ऐसे ही बनाए रखूंगा। आपके नाम से ही गन्ने का रस बिकेगा। अरे नहीं नहीं, तुम इस दुकान को अच्छे से चलाना, बाकी तो मैं संभाल ही लूंगा। मैं तुम्हें हर माह तनख्वाह दूंगा। भाईजान, आपने तो मुझे सड़क से उठाकर मेरी जिंदगी बदल दी। रवि ने ये वीडियो भी शूट किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मानिक ही अब सारा काम देख रहा था। रोजाना के गन्ने की कमाई देखकर मानिक को ये ख्याल आया, रोजाना इतने पैसे की कमाई होती है और मुझे तो इनमें से तनख्वाह के नाम पर कुछ पैसे ही मिलेंगे। अब मुझे कुछ और करना होगा। मैं यहाँ मुलाजिम बनकर नहीं रह सकता। मुझे पैसे कमाकर अमीर बनना है। मानिक के मन में लालच आ गया और उसने लालच को बढ़ा भी लिया। मानिक ने सबसे कबल गन्ने के रस में पानी मिलाना शुरू किया। आए खादिम, गन्ने के रस में ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाओ। हमें 1 गिलास रस में 3 गिलास बनाकर बेचना होगा, तभी कुछ मुनाफा कमाएंगे। मालिक, ये तो गलत है ना। कोई हमारे पास यकीन और प्यार की वजह से आ रहा है और हम वो यकीन तोड़ रहे हैं। तो नौकर है और नौकर बनकर रह। ज्यादा जबान चलाई तो नौकरी से निकाल दूंगा। माफ कीजिए मालिक। इस तरह मानिक गन्ने के रस में मिलावट करके लोगों को बेवकूफ बनाने लगा, क्योंकि लोग रवि के नाम से वहां आ रहे थे और वहां रस पीकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करने का एक अलग ही क्रेज था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। एक रोज एक शख्स, अरे मानिक जी, आजकल गन्ने के रस में पहले जैसा मजा नहीं है। ये कैसे बदल दिया आपने? अब ये गन्ने मैं थोड़ी ना उगाता हूँ और ना ही इसके अंदर चीनी घोल सकता हूँ। अरे भाईजान, नाराज क्यों होते हो? मुझे थोड़ा जायका अलग लगा तो मैंने बोल दिया। आहिस्ते आहिस्ते सभी इस बात को महसूस करने लगे, लेकिन अभी भी लंबी कतार वहां लगती थी। मानिक का लालच इतने में भी पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरी तरकीब निकाली और गन्ने के रस के दाम बढ़ा दिए। उसने नए दाम की नई तख्ती लगवा दी, जिसके बाद कुछ लोगों को ये अजीब लगा
और उन्होंने आना कम कर दिया। लोग खुद कितने लालची और कंजूस हैं। थोड़े से दाम क्या बढ़ा दिए, लोग यहाँ आना छोड़ रहे हैं। अरे 5-10 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। मानिक ने खुद को नहीं बदला, लेकिन ग्राहक आने कम हो गए। रवि भी शहर से लौट आया। रवि ने देखा कि वहाँ ग्राहक बहुत कम हैं। वो ये देखकर हैरान हो गया। मानिक, आजकल ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? पहले तो यहाँ लंबी कतार हुआ करती थी। ग्राहकों की मर्जी, वो आए या ना आए, इसमें मेरी क्या खाता है? तुमने ये नए दाम क्यों बढ़ाए? इतना महंगा करने की क्या जरूरत थी? जब इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो मुझे लगा कि ज्यादा दाम भी पसंद करेंगे। तुमने तो मेरा पूरा कारोबार डुबा दिया। ये मेरा कारोबार है, मेरा काम है। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले या सिखाने वाले? मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगा। सारा बंदोबस्त मैंने किया और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा काम है? हाँ, ये मेरा ही है। इससे कबल कि मैं पुलिस को बुलाऊं तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर्स पहले रोज से ही मेरे सारे पोस्ट देख रहे हैं। उन्हें हर बात की खबर है। रवि इस वक्त भी लाइव आया हुआ था। उसके फॉलोअर्स को बेईमान करने वाले मानिक का हकीकत पता चल गया। कुछ लोग आए और ये देखकर मानिक को पीटने लगे। मानिक वहां से जान बचाकर भागा। रवि ने वो दुकान वहां रहने वाले दोनों लड़कों के हवाले कर दिया और वो दोनों उसे अच्छे से चलाने लगे। मैं तुम दोनों को ये दुकान सुपुर्द कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इसे ईमानदारी से चलाना। हम दोनों इसे पूरी ईमानदारी से चलाएंगे। दोनों ने रवि को यकीन दिलाया और पूरी ईमानदारी से दुकान चलाने लगे। रवि के सारे फॉलोअर्स दुकान पर वापस आने लगे। आहिस्ते आहिस्ते काम बढ़ गया और सब पहले जैसा हो गया। बेईमानी बर्बादी का रास्ता है, जबकि ईमानदारी की तरक्की से पैर जमीन पर रख कर भी आसमान छुआ जा सकता है।